नमस्कार साथियों। तो मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने विज्ञान विषय की लेकर। तो आज जो परीक्षा हुई थी विज्ञान विषय की, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आप सभी के लिए कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। अब इसका कारण भी है क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो मैंने 3 वीडियो डाले थे उनमें से ही आ गए थे, और हिंदी भाषी नाराज हो जाएंगे क्योंकि जो मैंने सुबह 7 बजे वीडियो डाला था, क्योंकि भाई टाइम इतना था नहीं, पहले से बने हुए वीडियो थे नहीं, अचानक बनाना पड़ रहा था, रात में उसको बनाया था। उसमें तो क्रम से बहुत सवाल आए, ठीक है। 16 17 में जो प्रश्न है लगातार दोनों चित्र वो सेम थे, प्रश्न संख्या भी क्रमांक वही थी, और 19वां जो सवाल था वनोन्मूलन वाला वो उसमें 13वें सवाल था। तो और जो न्यू टाइप वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वो ढेर सारे आए। तो आशा है आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। बेस्ट ऑफ लक। और अब शुरुआत करते हैं इनके आंसरों की। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, अब देखिए आपको पता ही है कि 15 प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो कुल वेटेज होता है वो 15 अंक होता है, ठीक है। वैसे ए पार्ट 40 अंक का होता है, आपको पता ही है। कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है, तो आपने मुझे खूब पता है, आपने जुताई लिखा होगा इसमें, ठीक है। ये प्रश्न देखिए आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हो, ईमानदारी की बात तो है। आप लोग जिस तत्परता से काम करते हो, मैं घर आके पहुंचा था उतनी तक बच्चों के फोन आ गए मेरे पास और कह रहे थे सर हमने आपको, एक लड़के ने 29 प्रश्न भेजे हैं और एक लड़के ने शायद 27 प्रश्न जो इंग्लिश मीडियम में भेजे हैं। तो देखिए इंग्लिश मीडियम की मैं बिल्कुल की बनाऊंगा, पर इसके बाद पहले हिंदी मीडियम की डाल रहा हूं, ठीक है। निम्न में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपको पता है कि ऐसा प्लास्टिक जिसको गर्म करने के बाद पुनः किसी नई संरचना में डाला जा सकता है, ठीक है। तो 3 उदाहरण तो थर्मोप्लास्ट के थे, एक उदाहरण थर्मोसेटिंग था, है ना। तो जो बिजली के स्विच वाला उदाहरण था, देखिए उदाहरण जो बच्चों ने मुझे बताया वो शायद यही थे, आप देख लेना भाई। पॉलीथीन आया था, खिलौने आया था, कंगा और बिजली के स्विच। तो देखिए पॉलीथीन थर्मोप्लास्ट है, बार बार गर्म कीजिए और नई संरचना बना लीजिए। खिलौने ये भी थर्मोप्लास्ट है, कंगा ये भी थर्मोप्लास्ट है। तो नहीं कौन सा है, बिजली के स्विच, क्योंकि ये किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के, ठीक है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो बिजली के स्विच, तो यहां लिखा होगा आपने बिजली के स्विच। सही चल रहा है ना भाई। गेहूं का रस्ट रोग होता है। अब देखिए गेहूं की बाली में जो रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है, कवक से। किसके कारण, आपने मुझे पूर्ण विश्वास है कवक ऑप्शन पे क्लिक किया होगा। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस कवक का नाम क्या होता है, पक्सीनिया। तो पक्सीनिया कवक के कारण गेहूं में रस्ट का रोग होता है, जिसके कारण उसकी जो उपज है गेहूं की वो 50% तक कम हो जाती है। अब अगला प्रश्न है चौथा, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये तो हमारे उसमें भी था, नहीं ये दोनों प्रश्न भी थे। आपने जो मैंने 3 पेपर डाले थे उनमें जो पेपरों के हिसाब से, तो उनमें ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप किसी मतलब उस हिसाब से खोल कर देख लेना भाई, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब कथन तो मेरे पास है, बच्चों ने भेज दिए कथन भी मैंने बच्चों से। देखिए मेरे द्वारा इस समय लेट की लाने का यही कारण है कि पहले मैं प्रश्नों को एकत्रित करता हूं बच्चों से, फिर उनके ऑप्शन भी पूछता हूं भाई क्या क्या ऑप्शन है। अब जब तक मैं ऑप्शन नहीं पूछूंगा कैसे इसका आंसर बताऊंगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन के लिए देखिए मैंने लिख लिए, मैं कागज चलिए निकाल लेता हूं। ये थी सभी धातुएं तन्य होती हैं, ये प्रश्न तो था भाई। हमने जब धातु और अधातु का जो चैप्टर बनाया था, पहला जो वीडियो आया था मेरा, उसमें था ये प्रश्न, सभी धातुएं तन्य होती हैं। गलत, क्योंकि पारा तन्य होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं चलेगा भाई। सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ये भी गलत है। अधातुएं तो भंगुर होती हैं, प्रहार करने पर टूट जाती, ये भी ऑप्शन गलत था। सामान्यतः धातुएं तन्य होती, बिल्कुल ये सही बात है कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, सोना चांदी के लंबे तार खींचे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने उदाहरण बताया था ये, तो यही इसमें सही था। तो आपने क्या लिखा भाई, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। ठीक है भाई। अब चलते हैं
5वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक संकटापन्न जंतु है? देखिए संकटापन्न जंतु में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्यों? इसका कारण भी बता देता हूं, क्योंकि किताब ने ही खुलकर इसमें नहीं बताया है। संकटापन्न का मतलब जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जैसे पहले बाघ के अस्तित्व पर खतरा था, लेकिन अब कई इनके ऐसे प्रोजेक्ट आएगा, जैसे हमारे यहाँ अलवर जिले में सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है, रणथंभौर में टाइगर प्रोजेक्ट है। तो जगह जगह ऐसे उद्यान विकसित कर दिए गए जहां जंगली जीव जंतुओं का लालन पालन किया जा रहा है। तो बाघ इस समय संकटापन्न जंतु नहीं है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए थे, मैंने बच्चों से पूछा कि भाई कौन कौन से ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें बाघ तो नहीं है भाई इस समय। जंगली भैंसा, यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि किताब में कह रहा है कि पहले जंगली भैंसे बहुत थे, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत कम रह गई है। हिरण, ये तो काफी है। काले हिरण तो यार मुझे ऐसा लग रहा है लुप्त ही हो गए होंगे। तो जो किताब मैंने आके पढ़ा, किताब में मैंने जब तक कंफ्यूजन दूर नहीं कर लूं तब तक कैसे भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। तो किताब के हिसाब से, जो किताब की भाषा कह रही है और जो ये ऑप्शन दिए गए उनके हिसाब से जंगली भैंसा सही होना चाहिए। भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए ये विवादास्पद प्रश्न है। वैसे देखिए बाघ भी किसी समय संकटापन्न जंतु था। संकटापन्न का मतलब जिनके अस्तित्व पर संकट आ रहा है, जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है। ठीक है भाई, तो मैं फिलहाल जंगली भैंसा ही लिख रहा हूं भाई, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को नहीं रखना चाहिए वैसे जो पेपर सेटर है, पर पता नहीं कैसे रख दिया भाई। ठीक है, वैसे काला हिरण लगभग लुप्त पे, काला हिरण भी ऑप्शन हो सकता है इसमें। ठीक है, अब आपके हिसाब से कौन सा है? ठीक है, तो इसको गलत मत मानना। बहुत से बच्चे तो एकदम 440 वोल्ट का वो हो जाता है, थोड़ी सी गलती की टीचर ने, अरे वाह ऐसे कैसे कह दिया। खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? ये प्रश्न भी घर्षण के समय मैंने बोला था कि भाई खिलाड़ी कीलदार या स्पाइक्स के जूते क्यों पहनते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए, जैसे वो स्लिप नहीं हो जाए। ठीक है, बॉलर सामान्यतः पहनते हैं। तो घर्षण बढ़ाने के लिए आपने ऑप्शन यही चुना था ना भाई, घर्षण बढ़ाने हेतु भाई। चलिए 7वां प्रश्न, आंतरिक निषेचन होता है, शब्द में ही पता है यार, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर। तो इसमें यही लिखाना आपने, मादा के शरीर के अंदर या भीतर, जो भी ऑप्शन में था वो आपको याद होगा भाई। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में लिया जाता है? ये मैंने जब पढ़ाते समय कई बार रिपीट किया था भाई, इसको जरूर याद कर लेना, बिटुमनी। याद है ना भाई, कोल तार का नहीं, आजकल बिटुमनी का यूज करते हैं भाई। तो ऑप्शन भी बच्चों से मैंने पूछे थे, क्या था भाई, कहीं मिल जाएंगे का? हाँ, कहां गया? पेट्रोलियम के किस उत्पाद का? देखिए मैं देख रहा हूं, अगर मिल जाते हैं ऑप्शन तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। इसके नहीं, बच्चों ने नहीं बताए। ठीक है, कोई बात नहीं। ध्वनि संचरित हो सकती है। अब देखिए याद कर लीजिए, ध्वनि वाला जब मैंने पढ़ाया था तो इसमें भी मैंने बताया था कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में, फिर दूसरे नंबर पे द्रव में, और तीसरे नंबर पर गैस में। इसका मतलब ध्वनि तीनों, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में संचरित हो सकती है। उसमें डी ऑप्शन सही था भाई, ठोस, द्रव व गैस, तीनों अवस्थाओं में संचरित हो सकती है भाई। ठीक है, और सर्वाधिक वेग कहां होता है? ठोस में। तो विद्युत का सुचालक है। अब विद्युत का सुचालक है, उसमें ये देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आपके पास थे। तो वो तो ये तो बहुत आसान था भाई, इसमें लोहा शायद आपने ऑप्शन भरा होगा। विद्युत का सुचालक है, कहां है भाई विद्युत का सुचालक है? तो बता रहे थे उसमें लोहा शायद आया है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, ध्यान रखना, जब कांच की छड़ को, ये इंग्लिश वालों के लिए मैंने सुबह सुबह ही बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? रेशम के कपड़े पर। इसलिए रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता। और इलेक्ट्रॉन की न्यूनता के कारण कांच की छड़ तो धनावेशित होती है और कपड़ा ऋणावेशित होता है, ध्यान रखना। तो कैसे लिखेंगे भाई? कांच की छड़, यही ऑप्शन, कांच की छड़ धनावेशित एवं
कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब बताइए किस किस का सही है भाई, कमेंट में लिखेंगे, लिख देना है यार, मुझे मजा आता है, मैं सभी बच्चों के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, उनके उत्तर देने का प्रयास भी करता हूं। ठीक है, ऋणावेशित हो जाती है। कपड़ा भी कौन सा, रेशम का, मैंने कपड़ा लिख दिया, आप रेशम लिख लेना यार। पृथ्वी के मध्य भाग को कहते हैं, यार ये तो ज्यादातर ने सही नहीं किया होगा, कि ज्यादातर ने सही किया है। तो देखिए पृथ्वी का मध्य भाग, जो ऑप्शन क्या थे, देखिए मैं बच्चों से पूछा था, भूपर्पटी आई थी, और क्या आया था, अरे भाई मैं चलो ऑप्शन हाथ में रखने ही पड़ेंगे मुझे। देखिए भूपर्पटी आया था, प्रावार, बाह्य कोण, आंतरिक कोण। अब प्रावार को अंग्रेजी में मेंटल बोलते हैं, MENTLE। तो पृथ्वी के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, MANTLE, मेंटल। ठीक है, मानसिक बीमार मेंटल नहीं है, MENTLE है, और इसकी हिंदी यहां प्रावार दी गई है। ठीक है, तो मध्य भाग को क्या बोलते हैं, प्रावार कहते हैं भाई। ठीक है भाई, आगे समझ में। निम्न में से कौन एक उपग्रह है, तो इसमें तो चंद्रमा आ गया। ठीक है, चंद्रमा ही उसमें दिया गया था। ठीक है भाई, अब निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। देखिए ये भी मैंने कराया था, उसमें आप देखो, देखिए ईमानदारी से कहूं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हमने अपने तीनों पेपरों में नहीं कराया हो। आप देख लीजिए वाली इस प्रश्न को भी जाके, कौन सौर परिवार, ऑप्शन भी वही हैं जो हमने कराए थे, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल और धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह जिसमें मैंने उसमें बताया था, ध्यान करो, जिसमें ग्रह लगा हुआ है वे सब सौर मंडल के सदस्य, चाहे क्षुद्र ग्रह, चाहे उपग्रह, कुछ भी है, चाहे धूमकेतु है। तो तारामंडल आपने ऑप्शन चूज किया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है भाई, क्योंकि आपको याद होगा, आपने अगर मेरा वीडियो देखा था। निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस नहीं है। देखिए पौधा घर, इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ही रहने दें, तो क्या हो, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये प्रश्न भी उस वीडियो में से कौन से, जो सुबह सुबह कराया था मैंने, और ये ऑप्शन भी वही थे, बच्चों से जब मैंने पूछा तो ऑप्शन भी वही थे जो इसमें वीडियो में आए थे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो गैस थी, ऑप्शन आपको दिए गए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। आप मिला लीजिए, ऑप्शन भी वही हैं जो मेरे वाले इस इंग्लिश वाले वीडियो में, इंग्लिश जो सुबह सुबह डाली थी आज 7 बजे। तो इसमें देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज्यादा कारक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है और जलवाष्प भी है। तो इसमें नाइट्रोजन बेचारी कुछ नहीं करती ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो आपने, मुझे पूर्ण विश्वास है, नाइट्रोजन लिखा होगा इसमें। तो जो बच्चे देख कर गए होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि कई प्रश्न आ गए ना भाई। तो चलते हैं अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, और आपको पता है 8 रिक्त स्थान की आते हैं, इसलिए 8 नंबर मैं पक्के समझू आप लोगों के। ठीक, हैजा के द्वारा होता है, तो इसमें आपने लिखा होगा जीवाणु के द्वारा, याद है ना भाई, हैजा किसके कारण होता है, जीवाणु के द्वारा। उसमें 8 या 9 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से छांट कर आपको क्लिक करना था, और वे 8 या 9 ऑप्शन वही है भाई। कौन कौन से 8 या 9 ऑप्शन थे भाई, खरपतवार, एक तारा, एक पारा, पेट्रोल, ऊष्मा, रेयन, जीवाणु और विशेष क्षेत्री। ठीक है, तो अब देखिए, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये भी सुबह मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि कमरे, अगर ये आ जाए कि कमरे के ताप पर पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु आ जाए तो पारा लिखना है, अधातु आ जाए तो ब्रोमीन। वो 3rd नंबर का प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में, सुबह वाले वीडियो में, तो पारा आपने लिखा होगा यहां। ठीक है, खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, और देखिए ये बड़े प्रश्नों में भी प्रश्न आया है। तो खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या बोलते हैं, खरपतवार, खरपतवार। ठीक है, काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया रेशा कौन सा होता है, रेयान, क्योंकि उसमें
जो संश्लेषित रेस हैं उसमें केवल रेयान दिया गया था, तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है। लास्ट का ऑप्शन था विशेष क्षेत्री। क्या लिखा था आपने इसमें? चलो मैं यहां लिख देता हूं, विशेष क्षेत्री। भाई विशेष क्षेत्र विशेष में पाई जाती है तो विशेष क्षेत्री बोलेंगे उसको, नाम से ही है। ढंग से अगर पेपर को पढ़ा जाए तो आराम से मिल जाते हैं उत्तर। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। ये भी घर्षण वाले में मैंने कराया था, ये नहीं कराया था भाई पांचवा, ये कन्फर्म है। जो नहीं कराया, यो चैप्टर ही नहीं कराया था। सही बात तो ये जीवाश्म ईंधन है। कौन सा जीवाश्म ईंधन है? उसमें पेट्रोल दिया गया था, तो पेट्रोल और कोयला जीवाश्मी ईंधन है, तो कोयला दिया नहीं था तो पेट्रोल है, तो पेट्रोल ही होगा इसमें। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? 1। हो गई तसल्ली भाई? सबके सब सही है ना आप लोगों के? अच्छा, कितने लोगों के पूरे सही है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर अपना बस मेरे ऐसे लिख देना, ठीक। अब सही गलत का निशान लगाइए, मतलब निशान नहीं लगवाया था, बच्चे बता रहे थे, मैं प्रश्न ऐसे लिख दिया कि सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए एफ लिखना है, ठीक। जल विद्युत का सुचालक है। अब कुछ बच्चों ने इस प्रश्न को आसुत जल समझ लिया। भाई सामान्य जल विद्युत का सुचालक है क्योंकि उसमें बहुत से खनिज लवण पाए जाते हैं, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, अनेकों खनिज लवण पाए जाते हैं। अन्य तत्व अशुद्धि के रूप में कहें या मिनरल्स के रूप में कहें, वो मिलते हैं इसमें, और इन मिनरल्स की उपस्थिति के कारण जो जल है, जो सामान्य जल जिसको बोलते हैं, वो विद्युत का सुचालक होता है। आसुत जल कुचालक होता है, तो इसको हम टी मानेंगे, ट्रू भाई, ये सही है। तो टी भर के आए ना आप? सही। चलो अगले, हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। भाई गलत, अब 8 रह गए यार, ये फॉल्स है भाई, ठीक। तो इसको गलत आपने किया। हाँ, ध्वनि निर्वात में संचालित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। ध्वनि के संचालित होने के लिए, संचरण होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए देखिए, ध्वनि वाले चैप्टर में मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया था यार इसको, कि इसी कारण, और उदाहरण भी यही दिया था कि चंद्रमा पर व्यक्ति एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। तो जो मैं बोल रहा हूं या जो चंद्रयात्री बोलेंगे वो संचरित होकर दूसरे की कान तक पहुंचेंगे। कैसे? क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो भाई ये तो ट्रू है, संचलित नहीं हो सकती। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, ये भी सही बात है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। भाई जल्दी में अगर मैं कोई प्रश्न गलत पढ़ जाऊं तो प्लीज उसको इग्नोर करना सीखो, क्योंकि मैं अति उत्साह में एक प्रश्न को गलत बोल गया था तो बच्चों ने मेरी बाट लगा दी, अरे सर आपने ये गलत बोल दिया। अरे यार, कभी कभी मेरा भी ध्यान जा सकता है, ठीक है। और वह भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। भाई ये भी सही है यार। प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को दूषित करते हैं, ये भी सही है भाई, क्योंकि सही बात कह रहा है। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, गलत। तड़ित जो आपने देखोगे हमारे जो बुजुर्ग हैं या वो बहुत ज्ञान विज्ञान के ज्ञानी थे, क्यों? तभी तो आपने देखोगा मंदिरों के ऊपर त्रिशूल लगा हुआ था, वो क्यों? वो तड़ित चालक है। जब बिजली तड़कती है, बिजली उस हजारों वोल्ट जब बिजली आती है तो वो ग्रहण कर लेता है त्रिशूल और अंदर अर्थ के रूप में जमीन में भेज देता है। हमसे ज्यादा कलदार हुई ना, तो ये गलत है भाई, फॉल्स है। सुरक्षा करता है, इसमें नई शब्द लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो 7 नंबर पक्के भैया आप लोगों की। अच्छा सही है ना, ये तो 7 सही है। चलिए भाई मिलान कीजिए, ये 5 नंबर का प्रश्न है, अगर ठीक है 5 अंक की। एक खरीफ फसल, आपको पता ही है कि वर्षा के दिनों में बोई जाने वाली फसल, जैसे मक्का, मूंगफली, मक्का और मूंगफली। तो आपने यहां ऑप्शन, इसमें शायद ए दिया गया है, इसमें बी, सी, डी और ई, तो पहले का ई के साथ मैचिंग हो गई, ठीक भाई। एक विषाणु एड्स का कारक, HIV एड्स, तो देखिए दूसरी की मैचिंग किसके साथ हो गई? ए के साथ, ठीक है भाई। कुचालक टेफ्लॉन, टेफ्लॉन आपको मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया था यार, ये तो संश्लेषित रेशों में कि टेफ्लॉन
नॉन स्टिक कुकवेयर में लगाया जाता है, ठीक है। इसलिए कुचालक शौचालक होता है तो वो नॉन स्टिक कुकवेयर बनते ही नहीं, तो टेफ्लॉन के साथ मैचिंग इसकी हुई। तो तीसरे में बी भाई। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है भाई? मोटरों का ईंधन है, तो ये तो सरल है भाई, सी। ए बी सी क्रम से आ गए यार ये तो। वृषण में उत्पादित होते हैं शुक्राणु, वृषण में क्या उत्पन्न होते हैं? शुक्राणु। अरे ए बी सी डी क्रम से आ गए भाई, एक ने गड़बड़ की थी, एक के साथ ई का, सही है ना। अब आवृत्ति का मात्रक बताइए। देखिए ये भी मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया था, ये प्रश्न तो मैंने 2-3 बार रिपीट किया था, तो अब आप मत कहना यार कि सर आपने ढंग से नहीं पढ़ाया था। अरे ये सारे प्रश्न वही तो आ गए। तो इसके 2 मात्रक मैंने उस समय बोले थे, या तो आप लिख के आना कंपन प्रति सेकंड, या आप क्या लिख के आ सकते हैं, सॉरी ये फिर तो गड़बड़, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अथवा क्या लिखकर आ सकते थे आप, मैं चलिए कलर चेंज ही कर देता हूं यार, क्या, या हर्ट्ज, हर्ट्ज इसका जो प्रतीक है एच जेड, और वैसे स्पेलिंग का है क्या है भाई? HEARTZ। तो आवृत्ति का मात्रक इन चारों में से लिखे ना, कंपन प्रति सेकंड लिखा हो या हर्ट्ज लिखा हो, दोनों सही हैं। मलेरिया रोग के वाहक का नाम लिखूं? सब जानते हैं यार, कक्षा 3, 4, 5 से पढ़ के आए, मादा एनोफ्लीस, ठीक। कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए क्या छिड़का जाता है? टेलकम पाउडर, टेलकम पाउडर, ठीक है। क्योंकि 1 वर्ड में देखना देना था, 1-1 नंबर के प्रश्न थे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था अति लगात्रात्मक प्रश्न, 1 शब्द में उत्तर दीजिए। तो आपको रामायण नहीं लिखनी थी, केवल 1 वर्ड लिखना था, टेलकम पाउडर, हर्ट्ज, ठीक है। विद्युत सुचालक पदार्थ का नाम बताइए, ठीक है। ये भी सुबह था यार, उसमें कुचालक कर दिया था मैंने, तो कुचालक और सुचालक को मैं समझाते समय बोल दिया था। तो ये सारे प्रश्न ये भी थे भाई, ये टेलकम पाउडर वाला भी था प्रश्न, ठीक है। घर्षण वाले में आप देख लेना वाली वीडियो को खोलकर। सुचालक पदार्थ आप जानते हैं सबसे ज्यादा चांदी, सिल्वर जिसको बोलते हैं, एजी प्रतीक है इसका। दूसरे नंबर पर तांबा, आपने एक पूछा है उसमें एक लिख देंगे भाई, चांदी लिख दीजिए, तांबा लिख दीजिए, और यार ये उसमें भी आ गया था, किसमें? ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। लोहा लिख दीजिए, ये सभी, एल्युमिनियम, लोहा Fe, एल्युमिनियम, आपने जो लिख दिया वो सही है, ठीक है। एल्युमिनियम का क्या है? Al, तांबे का नहीं लिखा मैंने, Cu, क्यूप्रम। विश्व उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? पूरे विश्व का तापमान बढ़ता जा रहा है और इसका कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही लिखा ना आपने, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? वनोन्मूलन के कारण पेड़ों की संख्या हो रही है कम, इसलिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो प्रक्रिया कम होती जा रही है और ये हवा से 2.5 गुना भारी होती है, इसलिए वो वायुमंडल में नीचे तक रहती है। अब दिन में जो सूर्य की गर्मी आती है वो वापस लौट के नहीं जाती है, क्योंकि ये रोक लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए पूरे विश्व का तापक्रम बढ़ता जा रहा है और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये आया भी है 4 नंबर वाले प्रश्न में 2 नंबर के लिए। चलिए तब वहां बात करेंगे। अब चलिए खंड बा, ठीक है। खंड बा के सारे प्रश्न 17 तक, 10 से 17 तक 8 प्रश्न आते हैं, कितने? 3-3 नंबर के, तो 8 या 24 नंबर का, ये खंड आ 40 नंबर का था, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों के संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। कि भाई वैसे सही बात तो ये प्लास्टिक के पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर गर्म पदार्थ उसमें डालेंगे तो वो प्लास्टिक का कुछ भाग घुल जाता है और हमारे अंदर अगर हम जांच कराएं तो प्लास्टिक के अंश मिलते हैं, ये विषाक्त है भाई, सही बात तो ये। पर इसके लाभ भी हैं भाई। क्या लाभ है? आपने शायद, मैंने जो पहले ही लिख की है, इसलिए टाइम लगता है मुझे, मैं क्योंकि आंसर पहले लिख के रखता हूं, क्योंकि फिर हर प्रश्न का मैं आंसर लिखूं तो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना धैर्य आप में है नहीं, पर अब तो करना पड़ेगा। अगर आपको भविष्य में कुछ बनना है तो 9-10 घंटे की सिटिंग करनी होगी भाई। 8वीं तक काम चल जाता है, अब नहीं चलेगा।
तो खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ निम्नलिखित है भाई। प्लास्टिक पानी और हवा के प्रति अनअभिक्रियाशील होता है। सही है भाई कि प्लास्टिक जो है पानी और हवा से क्रिया नहीं करता, इसलिए उसकी पानी या खाद्य पदार्थों के दूषित होने की कोई बात नहीं होती भाई। ठीक है भाई। अनअभिक्रिया, चलो अनअभिक्रियाशील होता है। इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसमें जंग फंग भी नहीं लगती। ये हल्का, मजबूत और चिरस्थायी होता है। ये लिख दिया होगा इनमें तीनों में से कोई 3 लाभ लिखने। या ये सस्ता होता है, यूज एंड थ्रो वाला होता है, यूज करो और फेंको। ऐसे आपने जो भी 3 लिख दिए उसमें 3 में से 3 अंक मिलेंगे भाई। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मैं बता रहा हूं ऐसे ही लिखे आप, जो आपने लिख दिए वो सही। बढ़ते हैं। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये तो मैंने प्रश्न धातु और अधातु के समय बहुत ढंग से पढ़ाया था, बहुत बार रिपीट किया था और उसी का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने यहां चिपका दिया है। बस उसी प्रश्न को आप भले मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए, यही प्रश्न था। देखिए, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम, और मैंने बताया ना, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम तीनों एक ही गोत्र की है, तीनों के एक ही गुण है भाई लगभग। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? मैंने लिखा था सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। आप सोडियम और पोटेशियम दोनों लिखेंगे आपने। हम जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील है और ऑक्सीजन व जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है। इसी कारण जब सोडियम और पोटेशियम को वायु में रखा जाता है तो ये कमरे के तापक्रम पर ही जलने लग जाते हैं वायु के साथ क्रिया करके। ठीक है, और अपक्रिया का समीकरण Na + H2O NaOH बनेगा और H2 अर्थात हाइड्रोजन गैस बनने के कारण सोडियम का पीस हवा में जलने लग जाता है और इसी कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अतः सोडियम और पोटेशियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। आपने ऐसा ही लिखा है ना, और ऐसा लिखा है तो घबराने की बात नहीं है। 3 में से 3। 12वां प्रश्न देखिए, पानी में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? ये भी मैंने घर्षण वाले पार्ट में बोला था ढंग से कि भाई ऐसा प्रश्न भी हो सकता है, हालांकि लिखा नहीं था, समझाते समय आप वीडियो को देख लीजिए, बोला था मैंने। ठीक है, तो ज्यादातर नहीं, अधिकतर 1-2 प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रश्न उसी से आ गए भाई। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा क्षय होती है। देखिए, जब कोई भी वस्तु चाहे धरातल पर गति करे चाहे तरल में गति करे, तो जैसे कोई वस्तु है अगर तरल में या पानी में गति करे तो पानी भी उसकी गति का विरोध करता है, और जो द्रव पदार्थ है या तरल पदार्थ है जो घर्षण बल लगाते हैं उसको बोलते हैं श्यान बल। गति का विरोध करने वाले बल को क्या बोलते हैं? श्यान बल। याद करो, मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया था श्यान बल। ठीक है, तो श्यान बल को कम करने के लिए जो पानी में चलने वाले वाहन है उनकी विशेष आकृति नाव जैसी ना, तिकोनी जैसी होती है, बिल्कुल ऐसी तिकोनी आकार की बनाई जाती है। नाव का आकार देख लीजिए, तिकोनी होती है ना, इस तरह की शेप बनाई जाती है, यूं ऐसी बनाई जाती है। तो ये तिकोनी क्यों बनाई जाती है? घर्षण बल को पानी और उस चलने वाले वाहन या साधन के मध्य घर्षण बल कम से कम हो जाए। घर्षण बल लिख दीजिए या श्यान बल लिख दीजिए, एक ही बात है। तो घर्षण बल को कम करने के लिए इनकी विशेष आकृति बनाई जाती है। आप इसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया है। 13वां प्रश्न बहुत ढंग से समझाया था मैंने, विद्युत लेपन वाले चित्र सहित, यही वही चित्र है ना, चित्र सहित समझाया था मैंने, आपको याद है ना, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव वाले चैप्टर में। तो विद्युत लेपन को उदाहरण सहित समझाइए। विद्युत के द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है भाई, अब विद्युत लेपन की विधि क्या है? सबसे पहले जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसको कैथोड के रूप में लिया जाता है। कैथोड और एनोड से डरने की बात नहीं है कि बैटरी के ऋण भाग से जिसको जोड़ते हैं वो कैथोड कहलाता है और बैटरी के धन भाग से जिसको जोड़ते हैं वो एनोड कहलाता है। और जैसे तांबे की परत हो, तांबे की 2 प्लेट ली मैंने, अब इस पर चांदी की परत मुझे चढ़ानी है तो मैं इसमें क्या लूंगा? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लूंगा जो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित हम करेंगे तो जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन इसमें भरा है पात्र में वो 2 भागों में टूटेगा, Ag+ और
NO3 माइनस में। अब ये Ag प्लस आयन, प्लस वाले आयन किधर गति करेंगे, माइनस वाले अर्थात कैथोड की तरफ, और नाइट्रेट किधर गति करेंगे, एनोड की तरफ। तो ये जो सिल्वर है Ag प्लस जो सिल्वर है वो कहां जमा हो जाएगी, उस प्लेट पर जो बैटरी के ऋण भाग से जुड़ी हुई है, और बैटरी के ऋण भाग से कौन जुड़ा हुआ है, कैथोड। अतः धातु कहां, धातु सिल्वर धातु ही तो है, तो तांबे की जो ये प्लेट है इस पर सिल्वर आकर जमा हो जाएगा। ठीक है, आपने देखे होंगे कि गहने, आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी है ना, कृत्रिम ज्वेलरी, आजकल हार और क्या क्या वो तांबे के बने होते हैं और उन पर सोने या चांदी का लेपन कर दिया जाता है। इसका उपयोग कई जगह करते हैं। मैंने लिख दिया है भाई, धातु को संक्षारण से या जंग से बचाने के लिए लोहे की जितनी वस्तु है तुम पर, जैसे साइकिल के हैंडल पर, देखिए कितना उदाहरण बताया था, साइकिल का हैंडल हो या लोहे की अन्य वस्तु हो, उन पर निकेल या क्रोमियम का लेप कर दिया जाता है। निकेल और क्रोमियम पर जंग नहीं लगती, ये लिख भी दिया है। विद्युत लेपन के उदाहरण, सामान्य धातु के आभूषणों को सुंदर बनाने के लिए उन पर सोने या चांदी की परत चढ़ा देते हैं। लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए तांबे की परत चढ़ाना। आपने ऐसा ही लिखा है ना, सही बताना ईमानदारी से, सही में, तो मैं खुश हूं भाई। 14वां प्रश्न 3 नंबर के लिए क्या आता भाई, कि भूकंप से बचने के 3 उपाय बताइए। आपने लिख दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने 6-7 लिख दिए, इनको पढ़ लीजिए। क्या इनमें से ही आपके, चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं। भूकंप अगर आ जाए तो मकान, दफ्तर या किसी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो तुरंत वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाएं। भाई आप किसी मकान के अंदर हैं, दफ्तर के अंदर हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, भूकंप आते तुरंत खुले में आ जाएं, बाहर आ जाएं। पहली, खुले मैदान की ओर भागें। तो ऐसा नहीं कि मकान के बगल में ही खड़े हो जाएं, मैदान की ओर भागें। ठीक है, किसी बिल्डिंग के आसपास खड़े ना हो। अगर आप ऐसी बिल्डिंग में जहां लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल कतई नहीं करें भाई, लिफ्ट बीच में फंस जाएगी भूकंप के कारण। लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करें, सीढ़ियों से भागें भाई उतरकर। घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें, बंद हो गए तो आप भी बंद हो जाएंगे। घर की सभी बिजली स्विचों को ऑफ कर दें। तो ये 6 आप देख रहे हैं, इनमें से 3 कौन कौन से लिखे आपने भाई, बताना। चलिए 15वां प्रश्न बहुत सरल था। पेट्रोलियम के 2 संगठकों के नाम और उनके उपयोग बताइए। जब देखिए जमीन से जब खोद कर ये पेट्रोल निकाला जाता है तो इसमें अनेक अशुद्धियां मिली होती हैं, तो इसको यूज करने लायक बनाने के लिए सबसे पहले पेट्रोलियम जो नीचे से निकाला गया है उसको प्रवाजी आसवन की विधि द्वारा, मैंने ढंग से पढ़ाया था ना, याद आ गया ना, इसका शुद्धिकरण किया जाता है प्रवाजी आसवन विधि द्वारा। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले प्राकृतिक गैस निकलती है, उसके पश्चात पेट्रोल निकलती है, फिर डीजल निकलता है, स्नेक तेल निकलता है। इसमें से कोई 2 आप लिख देते और उसके 2 उपयोग आप बता देते भाई। तो अब मैंने ये 5 लिख दिए। तरल रूप में पेट्रोलियम गैस निकलती है, LPG और CNG दोनों, तो घर और उद्योगों के लिए ईंधन में काम आती है। पेट्रोल निकलती है, पेट्रोल मोटर ईंधन, विमान ईंधन, शुष्क सफाई के लिए बिलाई के रूप में ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं ना, उसमें काम आती है। मिट्टी का तेल है भाई, स्टोव लैंप के लिए ईंधन के लिए काम आता है, और जेट विमानों के लिए ईंधन के काम आता है। डीजल है, जानते हैं, भारी मोटर, कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी डीजल से चलती हैं। विद्युत जनरेटर भी इससे चलता है। तो 2 उपयोग लिखने हैं यार। तो इनमें से 2 आर्गन तेल है, पेट्रोलियम से प्राप्त पैराफिन या मोम, जिससे मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाई जाती हैं। एस्फाल्ट है, सड़क सरफेसिंग काम आती है। तो इनमें से आपको 2 पूछे थे भाई उसने, ठीक, और आपने 2 लिख दिए होंगे। अब देखिए 16वां प्रश्न देखिए, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। ये मेरा 16 में ही प्रश्न है, आप देख लीजिए भले इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैंने ये 16वां प्रश्न ही रखा था और वो एज इट इज आ गया भाई, नहीं 15वां रखा था, सॉरी। उनमें उस वीडियो में मेरा 15वां प्रश्न था, यही था। तो सौरमंडल का नामांकित चित्र आपने बना दिया होगा। और वैसे भी जब मैंने सौरमंडल वाला पार्ट वहां पढ़ाया था, तारे वाला, तो ये बहुत ढंग से समझाया था हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। वीडियो नंबर 3 देखिए आप। इसमें आपने केंद्र में सूर्य बनाया होगा और सूर्य के समीप सबसे जो तारा है वो कौन सा बनाया होगा, बुध, ध्यान कीजिए। फिर पृथ्वी बनाई होगी यहां, और पृथ्वी के समीप तारा कौन सा बनाया होगा, शुक्र, जिसे वीनस बोलते हैं, ठीक है। फिर जुपिटर, और सबसे बड़ा कौन सा बनाया होगा, बृहस्पति। बृहस्पति महाराज कहां है भाई, ये मंगल है, बृहस्पति इसमें दिख ही नहीं रहे, तो बृहस्पति बनाना चाहिए था भाई। और वो सबसे बड़े हैं भाई, उसका इतना बड़ा बनाते गोला, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, ठीक है।
और शनि आप देख रहे हैं, शनि वलयाकार संरचना है, इसमें आपने वलय आपने बनाई होंगी, वैसे इतना ध्यान नहीं देगा, आपको पूरे नंबर दे देगा। ऐसे नहीं बनाया हो तो ऐसे बना के आए हो आप, उसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे। ये वृत्त बिल्कुल वृत्ताकार नहीं बनानी है, क्योंकि जो ग्रह है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उनका पथ वृत्ताकार नहीं होता, अंडाकार या है ना, वृत्ताकार नहीं होता, अंडाकार होता है, हाइपरबोलिक आकार। वो आगे पढ़ेंगे जब साइंस आप पढ़ेंगे। सूर्य है समीप, इसके सबसे बुध बना दिया, शुक्र थोड़ा दूर है, और ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के समीप ग्रह वाला शुक्र बना दिया। मंगल है, अरुण देखिए बृहस्पति को बड़ा बनाया गया, पता है ना आपको। और फिर शनि, शनि पे वलयाकार संरचना भी आपको दिख रही है। ये फिर वरुण है भाई, ठीक है, और यहां अरुण है। ये इनके पथ ये देखे हुए भाई, ये पथ है भाई, ठीक है, ये पथ इनके घूर्णन पथ है भाई, ठीक है। और 17वां प्रश्न भी यही था। 16 में मेरे उस वीडियो में 16वें नंबर का प्रश्न है, आप देख लीजिए जाके, ठीक है। उसमें ये 16वां प्रश्न था, मादा जननांग का चित्र, ठीक है, एज इट इज प्रश्न था, बिल्कुल ऐसे ही मादा जननांग का चित्र, नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपने बना दिया होगा भाई, ये यूटेरस है, ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये फैलोपियन ट्यूब है जिससे होकर अंडा बाहर निकल आता है, जहां शुक्राणु के द्वारा इसका निषेचन होता है। फिर यूटेरस लाइनिंग, कर्वेक्स लाइनिंग, ये आपने नामांकित कर दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और नामांकित कर दिया तो भाई चिंता क्यों करते हो, 3 अंक आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद खंड सा, इसमें 4 प्रश्न आते हैं, चारों में ऑप्शन दिए होते हैं, चारों 4-4 नंबर के होंगे, तो 16 नंबर के हैं भाई। तो पहला प्रश्न क्या है, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए भाई। न्यू टाइप में ही परिभाषा तो आ गई थी वहां, तो 1 नंबर वहां मिला और 1 नंबर यहां मिल जाएगा, वहीं से आपने नकल मार के लिख दी होगी, वैसे याद होगी यार, मैं क्यों कह रहा हूं। तो खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उगाते, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब इनको हटाना आवश्यक है, नहीं अन्यथा ये फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। नहीं तो भाई जो खाद बीज आप दे रहे हैं, सॉरी खाद और पानी जो दे रहे हैं, वो खरपतवार उनको ग्रहण कर लेगी, फसल को उनका पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए खरपतवार को हटाना आवश्यक है। तो ठीक है, और कई खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो मनुष्यों और पशुओं के लिए विषैले तक हो सकते हैं, तो खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। इसके नियंत्रण की कई तरीके, सबसे पहले क्या है, फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते। सीधी सी बात है, गर्मी के दिनों में खेत की जुताई कर दी जानी चाहिए, जिससे खेत में इस खरपतवार के जो बीज पड़े हुए हैं वो जलकर नष्ट हो जाएं, क्योंकि जून जुलाई में यार 50 सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। यही लिखा ना आपने, सही सोचा मैंने। आप तो मानेंगे कि हमारा और आपका हृदय इतना मिल चुका है कि तारतम्य एक है। पुष्पण एवं बीज बनने से पहले हाथ से या खुरपी के द्वारा पौधों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए खरपतवार के, और ऐसा भी नहीं कर सकें तो ऐसा कर सकते हैं, खरपतवार नाशी या खरपतवार नाशक, कीटनाशक नहीं, वो खरपतवार नाशक, ऐसे रसायन आ रहे हैं जिनका छिड़काव करके हम उन पौधों को मार सकते हैं जो अनावश्यक हैं, अर्थात खरपतवार है। तो तीनों में से आपने लिख दिए होंगे यार, सरल सी बात है। अब ये प्रश्न भी सुबह था। 13वां प्रश्न देख लीजिए आप, इंग्लिश वालों के लिए, कि वनोन्मूलन से वर्षा किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो आज आपको गुस्सा आ रहा है कि सर ये प्रश्न आपने हिंदी मीडियम में क्यों नहीं डाले। अरे भाई मैंने हिंदी मीडियम में सारे प्रश्न वहां डाल दिए थे यार। तो देखिए, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे वर्षा लाने में यार सहायक होते हैं। वनोन्मूलन से कम वृक्षों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है। क्यों भाई, वृक्ष संख्या जैसे जैसे कमी है, अब आप कहें कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई। अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करते थे, पेड़ पौधे करते थे। कब, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उस समय वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधों की संख्या हो रही है कम, तो ऑक्सीजन का उपयोग भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी हो रहा है कम। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को प्रग्रहण कर लेती है। अब इसका दोष क्या है, ये भाई सूर्य के द्वारा दिन में जो पृथ्वी तपती है, वापस जब वो गर्मी ऊपर जाती है वायुमंडल में तो उसको जाने नहीं देता। कार्बन डाइऑक्साइड कहती है भैया जाए क्यों, मैं हूं, मेरे साथ रहे। इस कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और इसी कारण पूरे विश्व का मौसम चक्र गड़बड़ा रहा है भाई।
पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वर्षा में कमी हुई है। या तो ऐसे उत्तर लिख दीजिए, या हो सकता है आपने दूसरा उत्तर लिख दिया हो, मैंने दूसरा उत्तर भी लिख दिया है कि पेड़ बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पानी वायुमंडल में देते। मैंने बताया ना अभी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा पानी लेते हैं और पत्तियों के द्वारा क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन बनाते हैं तो उस समय पानी की कुछ बूंदें भी निकालते हैं, जिसको बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन कहां चला जाता है, वायुमंडल में विलीन हो जाता है। अब असंख्य पेड़ पौधे वो सब थोड़ा थोड़ा पानी भी निकालकर ऊपर पहुंचाएंगे, तो भाई ऊपर पानी की हो जाएगी अधिकता, और अधिकता होगी तो वर्षा होगी खूब। यही लिखा आपने, ऊपर वाला लिखा हो नीचे वाला लिखा हो, है तो बात एक ही। और आप पढ़ लेना इसको। अब इसमें अथवा में आया था भाई, अथवा में क्या था, राष्ट्रीय उद्यान और संकटापन्न जंतु। राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं कि जो मतलब जीव जंतु भाई लुप्त हो रहे थे, क्यों, उनके प्रवास की उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। तो जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के प्रवास के लिए उचित व्यवस्था जब की गई और उनके लिए अलग से उद्यान बनाए गए तो उनको राष्ट्रीय उद्यान कहा गया। इसलिए तो आसान सा आपने लिख दिया होगा। ऐसे ही संकटापन्न बस भाई कुछ जीव जंतु या पक्षी के उनकी जो प्रजातियां जैसे गिद्ध लुप्त हो रहे हैं, बाघ लुप्त हो रहे थे, तो उनको बचाने के लिए ना गवर्नमेंट प्रयास कर रही है और अलग इनके प्रवास की उचित व्यवस्था कर रही है। तो संकटापन्न जो जंतु है उन पर भी आपने टिप्पणी सही लिख दी होगी। इसको अलग से यार समझाने के लिए आपके पास टाइम तो, मेरे पास तो है, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं। यहां आ जाइए प्रश्न संख्या 20 पर। वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए इस प्रकार हानिकारक, किस प्रकार हानिकारक, इस प्रकार नहीं, किस प्रकार हानिकारक है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण, यार एक अब आप अब देखिए वर्णन की 20वां प्रश्न देखिए, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, अथवा निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। ठीक है, तो दोनों छोटे प्रश्न थे यार, 4 नंबर लायक नहीं थे। सही बात तो ये 4 अंक इनमें तो कोई सा आपने लिख दिया होगा, वैसे ध्वनि प्रदूषण वाला किया होगा, बहुत आसान है। देखिए मैंने ये भी प्रश्न मैंने जब ध्वनि पढ़ाई थी तो उस समय लिखिया और उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहां लिखकर आपको यहां लिख दिया, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर मैंने यहां चिपका दिया। सही बात तो ये, ठीक है, तो आप उसको पढ़ लेना भाई। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव आपने यही लिखे होंगे ना, ध्वनि प्रदूषण के कारण दैनिक जीवन की गतिविधियां प्रभावित होती हैं, इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आ जाता है ध्वनि प्रदूषण के कारण, अनिद्रा आ जाती है। एक मक्खी बहुत परेशान कर रही है यार बार बार। अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, सुनने की क्षमता का अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाना, मतलब सुनने की जो क्षमता है वो अस्थायी रूप से कम हो सकती है या स्थायी रूप से कम हो सकती है। हमेशा के लिए आप बहरे हो सकते हैं या कुछ समय के लिए बहरे हो सकते हैं अगर उच्च आवाज आपने सुनी या ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में डीजे में बहुत नाचते हो ना, कभी कभी बहरापन भी आ जाता है। तो ये सब इसके कुप्रभाव आपने लिख दिए होंगे। अब बात करें दूसरे कि निम्न वाद्य यंत्रों में से उस भाग को पहचानना है जिसमें जो ये कंपित होते हैं, तो बताइए। ये ढोलक है, ये 4 थे ना, ढोलक, सितार, बांसुरी और मजीरा। तो देखिए भाई ये आपकी ढोलक, मैंने चित्र इसलिए बना दिए जिससे आप ढंग से, मतलब नेट से लिए भाई, जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। ये सितार है आपका, ये बांसुरी है, बांसुरी, और ये मजीरा है। ये तीनों चित्र किसके हैं? मजीरा।
अब पूछ क्या रहा था कि जब ये स्वर उत्पन्न करते हैं तो किस भाग में कंपन होते हैं, यही पूछ रहा था ना। तो देखिए ढोलक को जब हम बजाते हैं तो इस जगह पर थाप लगाते हैं, हाथ से इस तरह से बजाते हैं। तो और जो ये आपको दिख रहा है ये चमड़े का बना होता है, प्राय बकरी या बकरे की चमड़ी होती है इसमें, या कभी कभी आजकल आधुनिकों में शायद मैंने ऐसे सुना है प्लास्टिक का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो जब इसको बजाया जाएगा तो चमड़े का जो ये मध्य भाग है यहाँ क्या होगा भाई, कंपन होंगे। तो ढोलक के आगे क्या लिखेंगे, चमड़े का मध्य भाग। ढोलक के दोनों सिरों पर लगे चमड़े का मध्य भाग, आप इस तरह से लिखते, यही लिखा है ना भाई आपने। सितार, अब सितार में आप जानते हैं तार इस तरह से लगे होते हैं, इन खूंटियों से इनको कस देते हैं भाई, और हाथ से यहाँ इस तरह झनकार होते हैं। तो सितार में क्या बजते हैं, तार। तो तारों में कंपन होने के कारण स्वर उत्पन्न होते हैं। इस तरह बांसुरी क्या है, बांसुरी में यहाँ मुंह लगाकर हवा दी जाती है और इन जगहों पर उंगली इस तरह से दबाई जाती है जिससे हवा का प्रेशर उनसे निकलता है। तो बांसुरी क्या है, एक तरह का वायु स्तंभ है, वायु स्तंभ में है ना, स्तंभ में से निकल रही है। तो वायु स्तंभ आप लिख दे, इसमें अनुनादी तरंगें उत्पन्न होती हैं, कौन सी, अनुनादी। तो वायु, ये कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे जब साइंस लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको वायु स्तंभ लिख देते, शायद सही हो जाता है। इसी तरह मजीरा में। तो अब देखिए 21वां प्रश्न आ जाइए, पौधा घर प्रभाव। पौधा घर प्रभाव को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउस इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा है जल प्रदूषण। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। देखिए विश्व का तापक्रम बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट है या पौधा घर प्रभाव है। कारण क्या है कि बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस की, सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये 3 कारक उत्तरदायी हैं किसके लिए, पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य का जो तापक्रम है वो दिन में पृथ्वी पर आता है जिससे पृथ्वी गर्म होती है, और शाम के समय ये ऊष्मा वापस वायुमंडल में चली जाती थी। लेकिन CO2 सबसे ज्यादा कारक है, CO2, SO2 और जलवाष्प के कारण ये क्या करते हैं, शाम के समय आपने देखोगे गांवों में या घरों में चारों ओर एक परकोटा सा, धुएं का परकोटा बन जाता है, और ये तीनों गैसों का ही मिक्सचर होता है। तो ये तीनों गैस शाम के समय जो ऊष्मा जमीन से वायुमंडल में जाती है उसको जाने नहीं देते भाई, जाने नहीं देते। तो वो ऊष्मा कहां रह जाती है, पृथ्वी पर ही रह जाती है। इससे पूरे विश्व का तापक्रम बढ़ता जा रहा है, और यही स्थिति रही तो कुछ समय पश्चात ये धरती रहने लायक नहीं होगी, और ध्रुवों की बर्फ अगर पिघल गई तो अनेकों देश हैं वो डूब जाएंगे भाई, और सुनामी जैसी स्थितियां बनेंगी। तो आपने शॉर्ट में लिख दिया होगा पौधा घर प्रभाव में क्या है कि हम जानते हैं कि विश्व का तापक्रम बढ़ता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट या पौधा घर प्रभाव है। इसके मुख्य उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जलवाष्प। हम जानते हैं दिन के समय सूर्य की जो ऊष्मा पृथ्वी को गर्म करती है और शाम के समय वापस वायुमंडल में विलीन हो जाती थी, लेकिन ये तीनों गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं जिससे पृथ्वी की जो ऊष्मा है वायुमंडल में वापस नहीं पहुंच पा रही, इसलिए पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। इतना आपको लिखना था, आशा है आपने सही लिखा होगा। आप जल प्रदूषण तो आप जानते हैं कि औद्योगिकरण के कारण, हमारी मूर्खताओं के कारण ऐसे अपशिष्ट हम पानी में मिला रहे हैं, बाहित मल, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, डिटर्जेंट और क्या क्या चीजें हम जल में मिक्स कर रहे हैं, जल स्रोतों में मिक्स कर रहे हैं, और यही क्या है, जल प्रदूषण है। आपने जैसे लिख दिया वो बिल्कुल सही है, ठीक। अब ताजमहल की सुंदरता पर संकट। अब बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का कारण ताजमहल पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सुना होगा कि दिल्ली की हवा रहने लायक नहीं, इतना ज्यादा प्रदूषण है। अब बढ़ते हुए जब ये वायु प्रदूषण के कारण जो ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ था उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। दूसरा, बढ़ता हुआ जो पर्यावरण प्रदूषण है वो जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ऊपर जा रहे हैं, और जब वर्षा होती है तो ये सभी ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर नीचे आते हैं, इसको बोलते हैं अम्ल वर्षा। अर्थात जैसे ही ये संगमरमर पर आकर पड़ती है तो ये क्रिया करती है। हम जानते हैं कि भाई कैल्शियम होता है संगमरमर में, वो अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो संगमरमर में जगह जगह छेद होते जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, संगमरमर का कैंसर कहते हैं। इसके कारण संगमरमर की सुंदरता अर्थात ताजमहल की सुंदरता
प्रभावित हो रही है। ऐसा ही लिखा है ना आपने, बिल्कुल सही लिखा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। मेरी बात रखोगे ना? हाँ, ध्यान रखना, जिन जिन बच्चों के 80 नंबर आ रहे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जब रिजल्ट आ जाए A+ ग्रेड, वैसे भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, 1-2 नंबर कट जाए, क्यों चिंता करते हो? आपको पता है कि 86 से 90 तक, मतलब 85 से 90 तक आपको A ग्रेड मिलेगी, और 91 से 100 तक आपके चाहे 91 नंबर आए, चाहे 92 आए, चाहे 93 आए, चाहे 95 आए, चाहे 99 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, मिलेगी A+ ग्रेड ही। तो चिंता की कोई बात नहीं। तो जिन बच्चों की A+ ग्रेड आए वो परीक्षा के बाद भी यार कम से कम बधाई तो दे ही देना। चलो मैं दे दूंगा, और अगर मिठाई खानी है तो आ जाइए मेरे घर। ठीक, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। और अब छुट्टी आने वाली है, अभी तो नहीं यार, अभी तो 17 तारीख का पेपर और है। तब तक मुस्कुराते रहिए।